नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। यांत्रिक बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ देश का वैश्विक सम्मान तथा विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी है, कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल्स में आज लखनऊ में प्रियांशु राजावत का मुकाबला ताइपे के शी युजेन से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि डीप फेक जैसी तकनीक से सामाजिक खतरा भी उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में नैतिकता का समावेश कर इस समस्या से उभरना संभव है। राष्ट्रपति ने यह बात आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में कही। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के उच्च तथा तकनीक शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तुकडोजी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक है और विश्वविद्यालय के 80,000 विद्यार्थियों में से 50% से अधिक संख्या छात्राओं की है। इस विश्वविद्यालय के 29 PhD विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 57% है। राष्ट्रपति ने कहा कि तुकडोजी विश्वविद्यालय की एक गौरवशाली परंपरा रही है और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राजनीति, विज्ञान, न्यायपालिका और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधान न्यायाधीश M हिदायतुल्ला और शरद बोबड़े इस विश्वविद्यालय के प्रतिभाओं में शामिल है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय और इससे जुड़े सभी पक्षों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न विद्यार्थियों को DSc और PhD की उपाधि भी प्रदान की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ देश का वैश्विक सम्मान तथा विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी में प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के देश भारत को सुनना चाहते हैं और इसके विचारों का सम्मान करते हैं और पूरी दुनिया भारत के युवाओं के कौशल और प्रतिभाओं का लोहा मानती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका संघ को G20 की सदस्यता मिली, जो दुनिया में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा का परिणाम है। उपराष्ट्रपति ने कहा, एक दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन आज यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व के कारण देश ने यह उपलब्धि हासिल की है। श्री धनखड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने यह भी कहा, देश ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, रेडियो के इतिहास में शायद ये पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित है और 107 कड़ियों का सफर पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से संवाद के लिए रेडियो को चुना और इसके माध्यम से संचार क्रांति पैदा की। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि मन की बात देश की जन की बात बन गई है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक है। उन्होंने कहा, बहुत
दुख होता है जब भारत मोमबत्तियाँ, लैंप, बच्चों के खिलौने और पतंग जैसी छोटी छोटी चीज़ें आयात करता है। श्री धनखड़ ने कहा, आज जब भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग देश की जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहें। उन्होंने नागरिकों से देश की छवि खराब करने वाले लोगों के प्रयासों को विफल करने का भी आह्वान किया। श्री धनखड़ ने कहा कि देश के युवा इस अमृत काल में भारत को शीर्ष पर ले जाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विश्व गुरु के रूप में फिर से तभी उभरेगा जब देश का प्रत्येक व्यक्ति इस अवधि को कर्तव्य काल समझकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। श्री धनखड़ ने कहा कि वर्तमान समय में देश को भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वह सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, भारत राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम भी उपस्थित थे। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप के सिलसिले में आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यह 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को की जाएगी। मिजोरम में कुल 80.66% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार मिजोरम की 80 विधानसभा सीटों के लिए 18 महिलाओं समेत 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 76.31% हुआ है। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1181 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में लगभग 77.15% वोट डाले गए हैं। राज्य विधानसभा की 230 सीटों के लिए 52 महिलाओं सहित 2534 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राजस्थान में कुल 74.62% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य विधानसभा की 119 सीटों के लिए 1875 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में 71.21% मतदान हुआ है और 119 विधानसभा सीटों के लिए 2290 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कौशल विकास, उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी ताकतों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की जरूरत है। कोच्चि में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक संस्थाओं के योगदान पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि देश एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और जापान और जर्मनी दोनों देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस नकारात्मक कारकों का उद्देश्य देश की विकास दर को धीमा करना है। नशीली दवाओं के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है ताकि देश की प्रतिभाओं को देश के लिए बोझ बनाया जा सके। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि युवाओं को कट्टरपंथ और निराशाजनक माहौल के शिकार से बचने के लिए कौशल शिक्षा और नौकरी के अवसर विकसित किए जाने चाहिए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज लखनऊ में प्रियांशु राजावत का मुकाबला ताइपेई के शी यू जेन से होगा। प्रतियोगिता के महिला डबल्स सेमीफाइनल में तनिषा क्रोस्टर और अश्विनी पुनपा की भारतीय जोड़ी जापान की यूकी फुकुशिमा और साइका हिरोता की जोड़ी से भिड़ेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।